Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss chloroplast structure in regards of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा हमें सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। यहाँ पे हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे वो फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड्स में ही करेंगे कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस के केस में याद रखना है। तो फोटोसिंथेसिस के जनरल इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि CO2 और H2 ये दोनों चीज़ें जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट और ग्लूकोज का निर्माण होता है एंड एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज इसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं जो इसके लिए एज ए रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं, जैसे वाटर है। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी वाटर आ रहा है यूज, वो मेनली जो है प्लांट उसको ग्राउंड से लेते हैं और ग्राउंड में भी उसका मेन सोर्स क्या है, रेनफॉल है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है CO2, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन जा रहा है वो सारा का सारा कार्बन का एकमात्र जो सोर्स है वो CO2 है। तो CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 भी हो सकती है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और हमारे रेस्पिरेशन से जो CO2 निकल रही है वो भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकती है। अगर एटमॉस्फेरिक CO2 यूज हो रही है तो एटमॉस्फेरिक हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, और अगर वो रेस्पिरेशन वाला CO2 यूज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी CO2 यूजुअली कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल वर्ड्स हैं नहीं। लाइट को लेके वैसे तो हम बहुत डिटेल बात करेंगे कमिंग वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन प्रेजेंटली इसमें इतना ही ध्यान रखिए कि मेनली जो सोर्स है वो सोलर एनर्जी है, और इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लाइट जो है हमारे अर्थ पे आती है। पिगमेंट जो कि एक क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट पाए जाते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे क्लोरोसोम, क्रोमेटोफोर, राइट। उनको भी आगे हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके लिए हमें लीफ को डिसेक्ट करना पड़ेगा। तो लीफ को जब भी हम काटेंगे तो इस तरीके से आपको उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सबसे ऊपर और सबसे नीचे लोअर और अपर एपिडर्मिस, और बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं ये टिश्यू पाए जाते हैं मीजोफिल टिश्यू, राइट। तो ये जो मीजोफिल टिश्यू हैं, ये मीजोफिल टिश्यू की किसी भी एक सेल्स को आप यहाँ पे जूम करके स्टडी करेंगे तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में दो तरीके के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, जिसको डबल मेम्ब्रेन सिस्टम या 2 मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि वहाँ पे लिपिड बाइलेयर 2 पाई जाएंगे, राइट। जैसे इस तरीके से जब लिपिड होता है तो उसको हम एक बाइलेयर कहते हैं, तो इसको हम एक लिपिड बाइलेयर कहेंगे। इसका मतलब 2 मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब इसके नीचे एक और इस तरीके से मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। तो ये 2 लिपिड बाइलेयर कहते हैं, ये एक लिपिड बाइलेयर, ये दूसरा लिपिड बाइलेयर। तो इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन सिस्टम में इस तरीके का पैटर्न मेम्ब्रेन का पाया जाता है। लेकिन सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे नहीं होते जो 2 मेम्ब्रेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, 3 ही ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं इनसाइड द सेल जो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम ही होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, जहाँ पे लिपिड बाइलेयर की एक ही आपको लेयर देखने को मिलेगी। तो जब भी हम प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे तो प्लांट सेल में सेंटर में प्लांट वैक्यूल पाई जाती है, और यहाँ पे साइड में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पेरिफेरल पोजीशंस में इस तरीके से पाए जाते हैं। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, तो क्लोरोप्लास्ट को हम जब जूम करके देखते हैं तो हमको क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरी मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है उसको स्टोमा कहते हैं, और इस स्टोमा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट DNA, थाइलेकॉइड, ग्रेनम, इंटरग्रेनम, ये सब इसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की एक स्ट्रक्चर्स को देखें तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है
सबसे बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एक यहाँ पे जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं साइटोसोल में, और साइटोसोल और इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके कारण कोई भी चीज़ जो साइटोसोल में है वो इजीली इस आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस स्पेस वाले एरिया में आ सकती है। इसीलिए जो भी साइटोसोल का पीएच है वही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पीएच पाया जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा अंदर की तरफ आएँ तो यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स भरा हुआ है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इस स्ट्रोमा में 50% ऑफ स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ रूबिस्को प्रोटीन। रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्विन साइकिल का एक प्रोटीन है, एंजाइम है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। इसको आगे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। और स्टोमा का तो 50% से ज़्यादा पार्ट रूबिस्को बना रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन जो टोटल है उसका 16% पार्ट अकेला रूबिस्को बना रहा है। तो देखिए स्टोमा में ये पॉइंट्स आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब 70S इसीलिए क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी जो ये कहती है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डेवलपमेंट हुआ है यूकैरियोटिक सेल में वो बैक्टीरियल सिस्टम से हुआ है। तो बैक्टीरियल सिस्टम में तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी 70S टाइप के ही राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलेगा। ये जो कॉपी पड़ी है डीएनए की तो इसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए या सीपीडीएनए कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए के कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये कि क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो 1962 में रिपोर्ट किया गया था, और इसको सीक्वेंस किया गया था 1986 में निकोटियाना टैबेकम तंबाकू के लीफ से क्लोरोप्लास्ट जो लिया गया था उसको 2 जापानी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस किया। किसी भी क्लोरोप्लास्ट में एक सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए ही पाया जाता है, एक से ज़्यादा कॉपी क्लोरोप्लास्ट डीएनए की नहीं पाई जाती। इसकी शेप को अगर हम देखें तो डबल स्टैंड सर्कुलर होता है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ये फॉलो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको आप स्ट्रेप्टोमाइसिन से ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं। जैसे इस तरीके से सिक्के जैसी जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं, और ये थाइलेकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं इस तरीके से स्टैक हो जाती हैं तो एक इस तरीके से पट्टी जैसी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना रही हैं। इसी स्टैक्ड स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम जो है वो 2 ग्रेनम के बीच में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड एक स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं। इनको हम स्टोमा लैमेली या इंटरग्रेनम कहते हैं। इसके अलावा स्टोमा में ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इस तरीके से ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से अगर इनको ट्रीट किया जाए तो ये कलर ले लेती हैं, स्टेन हो जाती हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के कारण। तो ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट जो होती हैं ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मीन्स कि वहाँ पर लिपिड एंड प्रोटीन दोनों आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और दूसरा कि यहाँ पे चूंकि जब डीएनए पाया जा रहा है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी मिलेगा और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज भी मिलेगा, राइट। और आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सिस्टम से सिमिलैरिटी वाले होते हैं। मतलब इनकी ज़्यादातर सिमिलैरिटी अगर आप देखोगे तो ये प्रोकैरियोटिक सिस्टम से पीके मतलब प्रोकैरियोटिक सिस्टम से सिमिलैरिटी शो करते हैं क्योंकि इनका एवोल्यूशन ही वहीं से हुआ है, राइट। इसके अलावा थाइलेकॉइड जो टर्म है वो एक मैंके एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने दिया। ये थोड़ा सा एक फैक्ट बेस्ड चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब अगला एक छोटा सा वो आता है, इसको अगर हम एक टाइटल देना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ थाइलेकॉइड, कि मतलब थाइलेकॉइड जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम थाइलेकॉइड पढ़ते हैं, ग्रेनम पढ़ते हैं, आखिर ये बने कैसे है।
तो फॉर्मेशन ऑफ थाइलेकॉइड में हम देखते हैं कि देखिए जब कोई क्लोरोप्लास्ट बन रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन, जैसे OM मतलब आउटर मेम्ब्रेन, IM मतलब इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। सबसे बाहर की तरफ जो है वो साइटोसॉल है और ये जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में दिखा रहा हूँ ये क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये क्लोरोप्लास्ट बनता है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो रेड कलर से दिखाई है मैंने, ये पोरीन प्रोटीन है, राइट। और इसी पोरीन प्रोटीन के कारण आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है और ये किसी चीज़ को रोकती नहीं है। स्मॉल मॉलिक्यूल इजीली आउटर मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं और इस पोरीन प्रोटीन के कारण ही जो प्रोटॉन है वो साइटोसॉल और इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव कर सकते हैं इजीली, और इसीलिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो pH होती है वो वही होती है जो साइटोसॉल की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइटोसॉल की pH 7.2 के अप्रॉक्सीमेट है, तो आप देखोगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की pH भी 7.2 के आसपास ही उतनी ही मिलेगी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोरीन प्रोटीन। इसके बाद जब ये क्लोरोप्लास्ट बनता है तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन धंस जाती है और इस तरीके से धंस के ट्यूब्यूलर इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है। जब इस तरह की ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर यूजुअली इनर मेम्ब्रेन में मैच्योर स्टेज में नहीं पाई जाती क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन जब क्लोरोप्लास्ट बन रहा होता है उस टाइम यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। और ये जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन वहाँ पे होता है WIP-P1, इसका पूरा नाम है वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड 1। WIP-P1 क्या करता है, यहाँ पे इस वेसिकल में कट लगा देता है और ये अंदर की तरफ इस तरीके से सिंगल वेसिकल्स के रूप में बन जाती है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का शेप ले लेती है, इसी को हम थाइलेकॉइड कहते हैं। फिर ऊपर से और इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आती रहती हैं और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट स्टैक होती चली जाती हैं। स्टैक कहते हैं एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाना, और उसी से जो है ग्रेनम का निर्माण होता है और दो ग्रेनम के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है कनेक्टिंग, वो उसको स्टोमा लैमेली कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड का जो फॉर्मेशन है उसमें WIP-P1 प्रोटीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यही जो प्रोटीन है ये उसमें कट लगाती है वेसिकल्स में। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो WIP-P1 प्रोटीन है इसका जो जीन्स है ये यहाँ पे न्यूक्लियर DNA पे प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है cpDNA पे, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस WIP-G1 का जीन्स है, जीन्स प्रेजेंट इन cpDNA। तो cpDNA जो है क्लोरोप्लास्ट जो DNA है, क्लोरोप्लास्ट DNA में इसका जीन्स पाया जाता है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ क्लोरोप्लास्ट कितने पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है अगर एक नॉर्मल सेल में हम देखें तो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं, राइट। ये ऑन एंड एवरेज एक संख्या है। इसके अलावा अब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 100 ग्रेनम पाए जाते हैं और एक ग्रेनम के अंदर जो थाइलेकॉइड होते हैं वो 2 to 100 थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। तो इस संख्या को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस सीक्वेंस में ही ध्यान रखना है। 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, 40 to 100 ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट और 2 to 100 थाइलेकॉइड पर ग्रेनम। इसके अलावा एक्सेप्शंस में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रेड एल्गी जो होते हैं हमारे और C4 प्लांट में बंडल सीथ जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ थाइलेकॉइड जो होते हैं वो ग्रेनम नहीं बनाते, मतलब वहाँ पे ये ग्रेनम नहीं बनाते, थाइलेकॉइड ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा जो एक्सेप्शन क्लोरोप्लास्ट में ध्यान रखना है वो हमारे ग्रीन एल्गी से आता है। ग्रीन एल्गी जिनको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, यहाँ पे एक कोशिका के अंदर यूजुअली एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये उनका एक यूनिक कैरेक्टर है, राइट। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी। तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारे क्लोरोफाइसी ग्रुप के एल्गी होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट की शेप भी सेम नहीं होती, अलग अलग शेप होती है। एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कोशिका में और उसकी भी शेप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफर होती है। जैसे अगर यूलोथ्रिक्स में देखा जाए
तो गर्डल शेप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा है उसमें स्पाइरल शेप है, क्लोरेला में स्पेरिकल शेप है, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप है, ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट जाल जैसा नेटवर्क जैसा फैला रहता है, एंड जाइगनीमा में स्टिलेट या स्टार शेप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा कई बार ग्रीन एल्गी से ये कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार वो क्लोरोप्लास्ट शेप से क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टोमा जो है, अब थोड़ा सा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की बात तो कर ली हमने, उसके बाद अब थोड़ा सा हम अंदर की तरफ आते हैं। अंदर का जो लिक्विड पार्ट है मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो भी लिक्विड पार्ट भरा हुआ है वो स्टोमा कहलाता है। इसमें अगर हम मेनली देखें तो इसमें मेनली वाटर होता है और रुबिस्को एंजाइम्स होता है। रुबिस्को जो है इसका 50% ऑफ पार्ट बनाता है। रुबिस्को क्योंकि इसका मेन पार्ट रुबिस्को बना रहा है, इसीलिए हम अभी थोड़ी सी बात अब हम रुबिस्को की कर लेते हैं कि जो रुबिस्को है, देखिए पहली चीज तो ये कि जो रुबिस्को है स्टोमा का मेन पार्ट मोर देन 50% पार्ट बना रहा है। रुबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ पे, ये लाइज फैमिली से बिलोंग करती है और ये C3 साइकिल और या फिर हम ये कहें केल्विन साइकिल में रोल प्ले करती है। मतलब आगे हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल को जहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो केल्विन साइकिल में रुबिस्को क्या रोल प्ले करता है वो हम देखेंगे। रुबिस्को के अगर फुल फॉर्म को देखा जाए तो RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका एक पूरा नाम यहाँ से बन के आता है। अब इसके पूरे नाम में ही दो चीजें छुपी हुई हैं। देखिए कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है CO2 का जोड़ना और ऑक्सीजनेज का मतलब होता है ऑक्सीजन का जोड़ना। तो अगर कोई एंजाइम CO2 को ऐड कर रहा है तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कहलाएगा और ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहलाएगा। जब भी रुबिस्को CO2 को ऐड करता है तो वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है एंड दिस इज गुड फॉर अस। ये हमारे लिए गुड फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए अच्छा है और ये हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम अल्टीमेटली भोजन कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन को ऐड कर देता है तो यहाँ पे यूजुअली ग्लूकोज फॉर्म नहीं होती या फिर लेस ग्लूकोज फॉर्म, ये कहना तो गलत होगा कि बिल्कुल ही नहीं होती, ये कहना ज़्यादा सही होगा कि लेस ग्लूकोज फॉर्म यहाँ थोड़ी कम बनती है। और क्यों बनती है, क्योंकि कुछ मात्रा में लॉस फोटो रेस्पिरेशन के रूप में हो जाता है। अब ये क्या है ये इवेंट फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय शोषण, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन जब भी कभी फोटो रेस्पिरेशन होगा वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, उससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि रुबिस्को जो एंजाइम है, जैसे ये जो है रुबिस्को एंजाइम राइट, तो ये जो रुबिस्को है ये एंजाइम की मान लो ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे थोड़ा सा अगर रुबिस्को की स्ट्रक्चर्स को देखें तो रुबिस्को जो है इसमें टोटल 16 प्रोटीन सब यूनिट होती है। इसका मतलब ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इन 16 प्रोटीन सब यूनिट में अगर हम देखें तो 8 तो बड़ी सब यूनिट होती हैं और 8 स्मॉल सब यूनिट होती हैं। जो बड़ी सब यूनिट होती हैं इनको बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट DNA पे पाए जाते हैं और जो बड़ी स्मॉल सब यूनिट होती हैं इनको बनाने वाले जीन्स न्यूक्लियर DNA पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ये याद रखनी है कि जो लार्ज सब यूनिट हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट DNA बना रहा है ये कैटालिटिक रोल के रूप में ज़्यादा रोल प्ले करें। मतलब जो एक्टिव साइट फॉर्मेशन और ये सारे काम हैं ये लार्ज सब यूनिट करती है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है जिनको न्यूक्लियर DNA बना रहा है ये यूजुअली रेगुलेटरी रोल प्ले करती हैं। अब होता क्या है कि CO2 और O2 ये दोनों ही यहाँ पे बाइंड हो सकती हैं क्योंकि दोनों की ही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी एंजाइम जो होता है रुबिस्को, वो तो कोई भी एंजाइम हो चाहे रुबिस्को कोई भी हो, वो तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। तो फिर यहाँ पे क्या जो रुबिस्को है ये दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो होता क्या है CO2 और O2 दोनों की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो लीनियर होती है और लीनियर होने के कारण वो यहाँ पे इक्वली बाइंड हो जाते हैं। अगर CO2 बाइंड हो रहा है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कहलाएगी, ये केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा अगर ऐसा कर रहा है तो दिस इज गुड फॉर अस। लेकिन अगर ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है तो उसको ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है और इस तरीके के केस में वहाँ फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है और ये एक वेस्ट प्रोसेस है, इससे प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने बात रुबिस्को का किया।
अब हम ये देखते हैं कि जो थाइलेकॉइड है, स्टोमा के अंदर थाइलेकॉइड भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको थाइलेकॉइड कहते हैं, और ये जो थाइलेकॉइड होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखे रहते हैं। थाइलेकॉइड का जो कैविटी वाला पार्ट है, अंदर का पार्ट है, वो खोखला होता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये जो ल्यूमेन है यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और स्टोमा के अंदर प्रोटॉन की संख्या कम होती है। इसीलिए F0 F1 ATP या ATP सिंथेज में होकर जब ये प्रोटॉन निकलते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज करते हैं और उसी का यूज करके ये ATP बना लेते हैं। इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेना जो ग्रेनम पार्ट है उसमें एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड रीजन क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे ये जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, बाहर का वो हिस्सा थाइलेकॉइड का या ग्रेनम का जो स्टोमा से कांटेक्ट में है, ऊपर का येलो पार्ट में दिखाई चुका हूँ पहले से ये, और ये साइड का हिस्सा, ये ऐसा हिस्सा है ग्रेनम का जो स्टोमा से सीधे कांटेक्ट में होता है। इसको कहते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। लेकिन कुछ हिस्सा ग्रेनम का ऐसा है जैसे ये वाला, ये जो है स्टोमा से सीधे कांटेक्ट में नहीं है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है। तो ये जो ब्लैक कलर से, जैसे यहाँ पे भी ये ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, इसको मैं कहूँगा एप्रेस्ड रीजन, दबा हुआ हिस्सा। और ये जो पार्ट है जो दो ग्रेनम को जोड़ रहा है, इसको तो हम स्टोमा लैमेली ही कहेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और ATP सिंथेज ही पाया जाता है। फोटोसिस्टम 2 की उपस्थिति नॉन एप्रेस्ड रीजन में नहीं होती। लेकिन जो एप्रेस्ड रीजन है, जो दबा हुआ हिस्सा है, जो दो थाइलेकॉइड के आपस में एक दूसरे से जुड़ने से बना है, वो फोटोसिस्टम 1 को भी रखता है, फोटोसिस्टम 2 को भी रखता है, लेकिन वहाँ पे ATP सिंथेज नहीं पाया जाता। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है वहाँ तो फोटोसिस्टम 2 नहीं पाया जा रहा, और जो एप्रेस्ड रीजन है वहाँ ATP सिंथेज नहीं पाया जा रहा। इसके अलावा जो स्टोमा लैमेली है यहाँ फोटोसिस्टम 2 और ATP सिंथेज दोनों पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पे ES2 नहीं पाया जा रहा, यहाँ ATP सिंथेज नहीं पाया जा रहा। इसमें इन दोनों में जो नहीं पाए जा रहे वो स्टोमा लैमेली में दोनों पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से स्टोमा लैमेली वो हिस्सा है जहाँ पे फोटोसिस्टम 2 और ATP सिंथेज पाए जा रहे हैं। जो नॉन एप्रेस्ड रीजन था यहाँ फोटोसिस्टम 2 नहीं पाया जा रहा था। जो एप्रेस्ड रीजन है यहाँ F0 F1 ATP या ATP सिंथेज नहीं पाया जा रहा था, लेकिन स्टोमा लैमेली में वो दोनों ही चीजें पाई जा रही हैं जो नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड में नहीं पाई जा रही थी। तो इस तरीके से इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रोटीन ऐसी है क्लोरोप्लास्ट में जो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोटीन है। इसका नाम है साइटो B6F कॉम्प्लेक्स। साइटो B6F कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होती है वो एप्रेस्ड रीजन हो, नॉन एप्रेस्ड रीजन हो, स्टोमा लैमेली हो, कोई सा भी पार्ट हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो नॉन एप्रेस्ड और स्टोमा लैमेली है यहाँ पे ATP सिंथेज इस तरीके से पाए जाते हैं। इनका जो F0 पार्ट है वो बेसमेंट में होता है, F1 ऊपर की तरफ होता है नॉब लाइक। इसमें से जब ल्यूमेन में से, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर H+ जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस ल्यूमेन में से जब H+ बाहर आएंगे तो ये एनर्जी वाले प्रोटॉन्स होते हैं, ये हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं, जिनके कारण एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो पोटेंशियल डेवलप होने के कारण इनके पास एनर्जी आ जाती है, और जब ये वापस आएंगे स्टोमा में, क्योंकि जब भी यहाँ पे ATP बनता है तो यहाँ पे ATP के दौरान जो यहाँ पे जब ATP बनेगा तो वहाँ पे जो प्रोटॉन का मूवमेंट है, ये हमेशा याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का मूवमेंट हमेशा ल्यूमेन से स्टोमा में होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर प्रोटॉन का मूवमेंट देखें तो वो इनर मेम्ब्रेन, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, राइट, वहाँ से वो मैट्रिक्स में होता है, जबकि यहाँ पे ल्यूमेन से स्टोमा में होता है। तो इसीलिए कई बार वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने थोड़ा सा फोटोसिस्टम जो है, आगे हम वैसे पढ़ेंगे फोटोसिस्टम क्या है, अभी सिर्फ ये याद रखिए कि फोटोसिस्टम पिगमेंट और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि थाइलेकॉइड जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर जगह पाई जा रही है। नेचर ने हर चीज़ को बड़े ही सोच समझ के डिजाइन किया है। इनका अब इसमें डिजाइनिंग में क्या इनका फायदा है वो आगे हम देखेंगे।
अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, कई बार ये टर्म्स आ जाती हैं हमारे सामने कि भाई हम अगर ग्रेनम को तोड़ें, जैसे कोई भी क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट से हमने ग्रेनम को निकाला, इस ग्रेनम में थाइलेकॉइड होते हैं, जैसे सिंगल ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं थाइलेकॉइड। अब मैं इसको अलग भी कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने इस ग्रेनम से सिंगल थाइलेकॉइड को अलग किया, ये येलो से जो दिखा रहा हूँ ये अप्रेस्ड रीजन है, और जिस पर कोई कलर नहीं किया गया ये नॉन अप्रेस्ड रीजन है। तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये तो हो गया अप्रेस्ड रीजन, ये मैं वैसे डिस्कस कर ही चुका हूँ प्रीवियस उसमें, राइट। तो ये तो हो गया अप्रेस्ड पार्ट, और ये जो बाहर वाला है ये हो गया नॉन अप्रेस्ड। तो जब मैं थाइलेकॉइड को अलग करूंगा तो थाइलेकॉइड जो है इस तरीके से अलग हो, मान लो मैंने जिसको मैंने 1 नंबर दिया है इस थाइलेकॉइड को अलग किया, तो इसमें इस थाइलेकॉइड का जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये कभी अप्रेस्ड में रहा था, राइट, और ये पार्ट नीचे नॉन अप्रेस्ड में रहा है। अब मैं इसको अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट दिया, तो अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट देते हो तो उससे ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है, छोटे छोटे वेसिकल्स में टूट जाता है। जब भी मैं इसको अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट दूंगा तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो अप्रेस्ड रीजन है इसका जो मेम्ब्रेन है ये बाहर की लेयर बना ले, और जो ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट है ये अंदर की तरफ लेयर बना ले। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल पैटर्न के, मतलब जो अंदर देखिए यहाँ पे अप्रेस्ड रीजन अंदर था लेकिन यहाँ पे ये वेसिकल में बाहर आ गया, तो इनसाइड वाला जो पार्ट था वो आउट आ गया, तो इस वेसिकल का नाम होता है इनसाइड आउट वेसिकल, क्योंकि जो पार्ट ग्रेनम में अंदर था वो वेसिकल में बाहर आ गया। तो ग्रेनम में तो इनसाइड था लेकिन वेसिकल में बाहर आ गया, तो इनसाइड आउट वेसिकल। अब इसमें बाहर कौन सा है, बाहर है अप्रेस्ड रीजन, और अप्रेस्ड रीजन पे कौन से फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो जो बाहर है उस पर दोनों फोटो सिस्टम आप देख सकते हो। तो इसमें बाहर से जब आप देखोगे तो आपको दोनों फोटो सिस्टम इस वेसिकल पे दिखेंगे, इसीलिए दिखते हैं क्योंकि इसमें बाहर की तरफ अप्रेस्ड रीजन आ जाता है। जबकि दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो नॉन अप्रेस्ड रीजन है वो बाहर हो जाए और अप्रेस्ड रीजन जो है वो अंदर हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, जैसा सिचुएशन था वैसा ही वो हुआ है कि मतलब यहाँ ग्रेनम में भी नॉन अप्रेस्ड बाहर की तरफ था, और यहाँ वेसिकल जो बनी है इसमें भी ये वाला पार्ट ही बाहर की तरफ है, तो इसको कहते हैं राइट साइड आउट वेसिकल। और जब भी राइट साइड आउट वेसिकल बनेगी इसमें बाहर की तरफ कौन सा जोन है, बाहर की तरफ है नॉन अप्रेस्ड रीजन, जैसे अप्रेस्ड पार्ट और नॉन अप्रेस्ड पार्ट। तो यहाँ पर ये जो येलो है ये है NAP, और अंदर की तरफ जो है वो है AP। यहाँ पे जो है ये है AP और अंदर की तरफ है NAP। तो यहाँ राइट साइड आउट वेसिकल में अप्रेस्ड पार्ट जो है मैं थोड़ा सा उल्टा कह गया, यहाँ पे बाहर की तरफ है नॉन अप्रेस्ड पार्ट, यहाँ भी थोड़ा सा उल्टा कह गया, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बाहर की तरफ है अप्रेस्ड पार्ट और अंदर की तरफ है नॉन अप्रेस्ड पार्ट। यहाँ बाहर की तरफ है नॉन अप्रेस्ड पार्ट, अंदर की तरफ है अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो जब भी नॉन अप्रेस्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ भी नॉन अप्रेस्ड पार्ट बाहर की तरफ था, तो स्टोमा से कांटेक्ट में था, यहाँ भी वो बाहर ही है, तो इसको कहते हैं राइट साइड आउट वेसिकल। और अगर ये सिचुएशन पाई जाती है तो फोटो सिस्टम 1 बाहर से आप जब इस वेसिकल पर स्टडी करोगे तो आपको फोटो सिस्टम 1 ही दिखाई देगा। तो ये कई बार ये टर्म्स आ जाती हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, राइट। क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी सामने आ जाती हैं। एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं यूकैरियोटिक सेल में वो पहले नहीं थे, जब यूकैरियोटिक सेल बनी तब वो यूकैरियोटिक सेल हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर थी। ये बात है 1.7 से 2 बिलियन ईयर्स पहले की। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल थी, ईके सेल थी, ये हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर थी, खाना नहीं बना पा रही थी। तो एक साइनोबैक्टीरिया था जो नेचर में कैसा था, हेटेरोट्रॉफिक, राइट। तो ये यूकैरियोटिक सेल के द्वारा एनगल्फ कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, और जैसे ही साइनोबैक्टीरिया को यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ किया
तो इसके साथ सिम्बायोसिस स्थापित कर लिया, क्योंकि ये बड़े काम की चीज निकली इसके लिए, क्योंकि इसके लिए समस्या क्या थी, भोजन की समस्या थी। तो इसने क्लोरोप्लास्ट से भोजन लेना शुरू कर दिया और बदले में यूकैरियोटिक सेल ने क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे जेनेटिकल